तो अभी हम एक चैप्टर पे जाएंगे। 12th चैप्टर है जो तुम्हारा किससे रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज लास्ट चैप्टर है, मैं मानता हूँ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए था, पर हम एक काम करेंगे, पहले एक 12th चैप्टर को अपन देख लेते हैं, फिर अपन धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर पे जाते रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं किससे, स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पहले तुम ये चीज़ समझो। अभी स्टॉक एक्सचेंज है ना, क्या करता है कि मान लो एक बायर है, ठीक है, एक कौन है, एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है। बायर और सेलर मतलब अगर मान लो कि मेरे को कुछ चीज़ अगर बेचनी है तो मेरे को सीधी सी बात है कोई ना कोई बायर चाहिए। अगर मान लो कि ये बायर किधर और जगह लोकेटेड है, किधर कोई और जगह पे लोकेटेड है, तो मेरे को इसको अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करने के बाद हम दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हो गए। नेगोशिएशंस के बाद में ये ट्रेड ये मटेरियलाइज होएगा। ठीक है, मटेरियलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या रहता था ना कि कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। कंपनी के कोई कोई किसी के पास 10 शेयर्स है, किसी किसी के पास 5,000 शेयर्स है, किसी किसी के पास 10,000 शेयर्स है, किसी के पास लाखों शेयर्स है। तो ऐसे में क्या होता था ना कि मान लो मेरे पास 10 शेयर है, मेरे को 10 शेयर बेचना है, तो मेरे को मेरे बायर्स को ना ढूंढने जाना पड़ता था। अभी मान लो कोई मेरे को एक ऐसा बायर मिला जिसको सिर्फ 5 शेयर्स चाहिए, तो मैं उसको 5 शेयर्स बेचूँ। फिर मेरे को कोई एक बायर मिला, उसने बोला मेरे को सिर्फ 2 शेयर्स चाहिए, तो मैं उसको 2 शेयर्स बेचूँ। फिर मेरे को कोई पता चला कि किसने बोला 1 शेयर। तो ऐसे मेरे को बायर्स को ना ढूंढने पड़ते थे। तो स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया ना, स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला कि तुम क्या करो, तुम तुम्हारा एक डेमैट अकाउंट ओपन करो। ठीक है, तुम तुम्हारा एक डेमैट अकाउंट करो विद द ब्रोकर। तुमको जो चीज़ बेचनी है या फिर जो चीज़ खरीदनी है, तुम सिर्फ ऑर्डर पंच करके रख दो। तुम क्या करो, ऑर्डर पंच करके रख दो। जो जो सेलर आएगा, जो जो सेलर जो जो रेट पाएगा, वो उस टाइम पे तुम लोग को शेयर्स मिलते जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया ना कि मैं अगर मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा हुआ हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल तुम ले लो कि मैं भाईंदर में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं भाईंदर में बैठा हुआ हूँ और मेरे को शेयर्स खरीदने के टाटा के, मेरे को किसके शेयर्स खरीदने के, टाटा के शेयर्स खरीदने, टाटा मोटर्स का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन, टाटा मोटर्स का मेरे को 10 शेयर खरीदने। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे ब्रोकर को मैं मेरे ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, या फिर मैं मेरे खुद के डीमैट अकाउंट में लॉग इन करके मैं क्या बोलूँगा कि हैव टू बाय 10 शेयर्स ऑफ टाटा। वो बाय कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे करते हैं। मैं लिखूंगा कि आई हैव टू बाय 10 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट सो एंड सो प्राइस और एक मार्केट प्राइस, एट सो एंड सो प्राइस और मार्केट प्राइस, ये डिफरेंस मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि जो जो सेलर्स है, जो जो सेलर्स सेल करना चाहते हैं ना, वो सबको एक साथ लेके आ जाएगा। ये एक साथ लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली एक साथ लेके आएगा। दो आप अलग अलग जगह पे बैठे हो, मतलब आप अलग अलग जगह पे बैठने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक साथ लेके आएगा। ये बंदे को 10 शेयर्स चाहिए, तो ये बंदा जो सेलर है उसको क्या करेगा, भाई तू 5 शेयर्स ले। ठीक है, और 5 बचा है, कोई और सेलर को वापस से पकड़ेगा, उसके पास 3 शेयर्स है, उसको बोलेगा ले भाई तू 3 शेयर्स ले, अब इसके 2 शेयर्स और बचे, और किसी को पकड़ेगा, बोलेगा भाई मेरे को 2 शेयर्स बेचने के, इसको 2 शेयर्स बेच देगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मेरे को किसको अप्रोच नहीं करना पड़ा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया। मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया डायरेक्टली। ये समझा स्टॉकिंग। स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिकली बायर और सेलर को मिला रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहा है, बायर और सेलर को मिला रहा है। इसकी वजह से फ़ायदे बहुत सारे हैं। याद रखना, यहाँ पे एक दूसरे को हम चीट नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने सेल का ऑर्डर डाला है, तो मेरे को शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। और अगर एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, जैसे मान लो मैंने सेल किया 10 शेयर्स और सामने वाले ने अगर बाय कर दिया, इवन दो मेरे डीमैट में नहीं है, अगर मेरे डीमैट में नहीं है, तो भी मेरे को उसको 10 शेयर्स देना ही पड़ेगा। वो ऑक्शन के थ्रू मैं दे दूंगा उसको। उसको मैं किसके थ्रू दूंगा, ऑक्शन के थ्रू दूंगा। तो ये चीज़ में क्या है, मैं चीट नहीं कर सकता। बायर और सेलर एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। बायर ने अगर शेयर्स खरीद लिए हैं तो उसको पैसा देना कंपलसरी ही है, पैसा उसको देना ही पड़ेगा। अगर वो पैसा नहीं दे पाया, ट्रेडिंग प्लस T+2 डेज़ में अगर वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाया, तो उसने जो शेयर्स खरीदे थे उसका ऑक्शन चला जाएगा, और ऑक्शन से जो भी पैसा आएगा वो बायर को जाएगा, और जितना भी लेफ्ट अमाउंट है ना वो उसके डिमेट में से माइनस होते जाएगा। तुम ये चीज़ समझ रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली बायर और सेलर को मिलवा देता है। सेफेस्ट मोड है, सेफ मोड है। अनटिल एनालिसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग और वो सब नहीं आता, तब तक तो ये सेफ मोड पे ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का एक्चुअली क्या है। तुम लोग को स्टॉक एक्सचेंज तो पता चल गया क्या कर रहा है, बायर और सेलर को मिला रहा है। ये क्या है,
ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, बाय और सेल करवाता है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ये सबको क्या करता है, ये ऑनलाइन सेल करता है या फिर बाय करवाता है। जो भी बंदे लोग हैं जिसको चाहिए, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसको बेचना है वो बेच सकता है। पर याद रखना, ये जितने भी इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जीसेक सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब क्या होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर ये लिस्टेड है तो इनका ट्रेडिंग पॉसिबल है, अगर ये लिस्टेड नहीं है तो इनका ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तुम समझ गए। अगर कंपनी लिस्टेड है, याद है मैंने कंपनीज में बोला था देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज, जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं और जिनके शेयर्स अनलिस्टेड रहते हैं। जिनके अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है ना, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज किसी काम का नहीं है। पर जिनके सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। समझा ये चीज़ तुम लोग को, बराबर है। ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस और स्पेकुलेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब, जैसे मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को टाटास के शेयर्स खरीदने हैं और मैं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखूंगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को डिविडेंड चाहिए। तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं परचेस करूंगा और मैं मेरे पास ही रखूंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ गया। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया। अभी स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, स्पेकुलेशन का पर्पस मतलब है ये है कि बहुत टाइम मार्केट्स में ऐसे टाइम आते हैं जब एक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर नहीं एक ट्रेडर को, मैं इन्वेस्टर बोलना गलत रहेगा क्योंकि इन्वेस्टर ऑलवेज इन्वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल एप्रिसिएशन, अर्निंग एंड डिविडेंड। पर ये स्पेकुलेटर्स जो रहते हैं वो क्या सोचते हैं ना कि पर्टिकुलर शेयर्स का भाव बढ़ने वाला है, पर्टिकुलर शेयर्स का भाव बढ़ने वाला है। तो क्या है, ये उसी का उसी दिन एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदते हैं और पर्टिकुलर प्राइस में बेच देते हैं। लो हाई लो हाई लो हाई में इन लोग बेचते रहते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन। हमेशा याद रखना स्पेकुलेशन का मतलब क्या है। स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं ना, कभी भी डिलीवरी नहीं लेंगे। स्पेकुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर तुम लोग को याद रखना हो ना, तो हमेशा याद रखना स्पेकुलेटर्स कभी भी डिलीवरी नहीं लेते कोई भी चीज़ का। इन लोग क्या करते हैं, दे सेटल द ट्रांजेक्शन इन कैश, दे सेटल द ट्रांजेक्शन इन कैश। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बोलूँगा यहाँ पे बारिश आएगी, मैंने क्या बोला, यहाँ पे बारिश आएगी। ठीक है, एक बंदे ने बोला यहाँ पे बारिश नहीं आएगी, हम लोग ने बेटिंग किया, बारिश आएगी तो तू मेरे को 10 रुपये देगा। उसने बोला अगर बारिश नहीं आएगी तो मैं उसको 10 रुपये दूंगा। बारिश आए कि ना आए, बारिश आए कि ना आए वो तो बात की बात है, पर ये हमारा जो सेटलमेंट है वो किस में होगा, हमेशा कैश में होगा। मतलब ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे खेत था, वहाँ पे खेत में हम लोग ने बेटिंग किया कि यहाँ पे ग्रेन्स उगेगा कि ग्रेन्स नहीं उगेगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द ग्रेन्स, मतलब हम लोग को ग्रेन खरीदना नहीं है, हम लोग को ग्रेन खरीदना नहीं है। हम लोग ने बेटिंग क्या किया, क्या यहाँ पे ग्रेन्स उगेगे कि नहीं उगेगे। तो what we are interested in, are we interested in buying those grains? No, we are not interested in buying those grains. We are just interested whether that grains will grow or not on this particular field. मैंने बोला कि नहीं उगेगा, सामने वाले ने बोला उगेगा। अगर उगा तो मैं हार गया, नहीं हुआ तो मैं जीत गया। तो स्पेकुलेशन में हमेशा क्या रहता है ना, ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इन कैश। ठीक है, मतलब क्या क्या सिक्योरिटीज़ में खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा। क्या मैं सिक्योरिटीज़ का डिलीवरी लूंगा, कभी नहीं लूंगा। मैं सिक्योरिटीज़ का डिलीवरी कभी नहीं लूंगा। इट इज़ टू बी सेटल्ड इन कैश ओनली। समझा ये चीज़। तीसरा, लिस्टेड सिक्योरिटीज़। मैंने तुम लोग को बोला था कि कौन से सिक्योरिटीज़ यहाँ पे सिर्फ ट्रेड हो गए, लिस्टेड सिक्योरिटीज़। क्या अनलिस्टेड हो गए, कभी नहीं होगे। ठीक है, फिर क्या मैंने बोला था, इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर। इन्वेस्टर एंड द बोरोवर मतलब क्या हो गया, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अभी मैंने पहले शेयर्स खरीदे थे, अब मेरे को शेयर्स बेचने के, क्योंकि मान लो कि मैंने 100 रुपये पे शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स खरीदे थे, उसका 150 रुपया हो गया या फिर 200 रुपया हो गया। अब मेरे को वो क्या करना है, मेरे को सेल ऑफ करना है। तो मेरे को सेल ऑफ करने के लिए कौन चाहिए, मेरे को कहाँ पे ना कहाँ पे, अगर मेरे शेयर सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है, सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊँगा, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करूँगा, मेरा ऑर्डर पंच कर दूँगा। समझा ये चीज़। सेफेस्ट एंड स्टेबिलिटी टू इन्वेस्टर, मैंने बोला था ना यहाँ पे आप चीट नहीं कर सकते हैं। ये डिलीवरी बेस्ड अगर ट्रांजैक्शन रहा तो ये डिलीवरी बेस्ड में सेटल्ड होगा। मतलब आपको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी, सेलर को सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी और बायर को पैसे देने पड़ेंगे। अगर स्पेक्यूलेशन है तो स्पेक्यूलेशन में उनको कैश में ये सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, तुम लोग भाग नहीं सकते। समझा ये चीज़। उसके बाद में रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बात क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कंपनीज को रेगुलेट करती थी ना, कंपनीज एक्ट 2013, मैंने तुमको बोला था, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था मैंने उसमें बोला था ना कि कंपनीज के लिए कौन है गवर्निंग, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। वैसे ही कंपनीज एक्ट है और आरओसी है, रॉक चाचा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करके एक चाचा आते हैं, वो चाचा बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है।
कंपनीज में उथल पुथल कुछ भी किया ना तुमने, रॉक चाचा भड़क जाते सीधा। और रॉक चाचा क्या बोलते फिर, बाय पेनल्टी भरो। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ भी गलत हुआ, इक्का दुक्का कुछ भी गलत हुआ, जैसे बहुत सारे कंप्लायंसेस है। जैसे जब तुम ब्रोकर के पास से परचेस करते हो तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नोट देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में पर्टिकुलरली चीज़ें बतानी पड़ती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा था, उसके ऊपर मैंने इतना ब्रोकरेज मारा है, उसके ऊपर इतना ये है वो है। अगर ये सब चीज़ों में मैंने फेरबदल किया ना तो सेबी की सीधी दहाड़ गिरती है। सेबी सीधा क्या, डंडा लेके बैठा रहेगा, डंडा लेके सीधा मारेगा ब्रोकर को और बोलेगा बेटा तूने गलती किया है, तेरे को गलती का पेनल्टी भरना पड़ेगा। मतलब क्या है, तुम्हारा कंप्लायंस पार्ट बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्या करता है वो, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है। किसके पर्पस है, आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, आइदर फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। ये कौन सी सिक्योरिटीज़ को ही देखता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को। ये क्या ये सेफ है, यस इट इज़ सेफ। क्या इसका स्टेबिलिटी है, यस इट इज़ स्टेबिलिटी। इसको रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन करता है, रेगुलेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, सेबी। ठीक है, अब याद रखना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना वाला स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में, सबसे पुराना वाला स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज लंदन स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1571 में। कब हुआ था, 1571 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन दी वर्ल्ड। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बीएससी। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। ये चीज़ तुमको समझ गया, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है अब ये तुम लोग को समझ गया। ठीक है, अब अपन है ना इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। जब आप स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या अपन एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब क्या होता है ना, याद है तुम जब फ्लैट खरीदने जाते हो या फिर फ्लैट बेचने जाते हो तो तुम्हारा जो भी डील होता है ब्रोकर के बीच में होता है। ठीक है, ब्रोकर को तुम क्या देते हो, ब्रोकरेज देते हो। अगर वो डील मटेरियलाइज हो गया, अगर वो डील मटेरियलाइज हो गया तो तुमको कंपलसरीली उनको उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, क्या करते हैं, सिक्योरिटीज सेल और परचेस करते हैं। सिक्योरिटीज क्या करते हैं, सेल और परचेस करते हैं। और जो उनको रिटर्न्स मिलता है, मतलब उनको ये काम करने के लिए रिटर्न्स जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कमीशन। उसको क्या बोलते हैं, कमीशन। ये अलग अलग जो ब्रोकर रहते हैं, जैसे इंडिया इन्फोलाइन एक ब्रोकर है, शेर खान एक ब्रोकर है, आरएसवी करके सिक्योरिटीज करके एक ब्रोकर है। ये इन लोग अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग कमीशन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग कमीशन चार्ज करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्या ये अपने नाम पे करते हैं, नहीं, ये अपने नाम पे कभी नहीं करते। ये किसके बिहाफ पे करते हैं, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। इन्वेस्टर्स का इन लोग को कॉल जाता है या फिर इन्वेस्टर्स खुद करते हैं। किस पे करते हैं, उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब वो डीमैट अकाउंट कैसा दिखता है वो मैं आपको बता दूंगा। मेरा एक मैं डीमैट अकाउंट आपको लाइव लेके चला जाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। जॉबर, जॉबर मतलब क्या है, ये ऐसा बंदा है ना, ये किसके बिहाफ पे काम नहीं करता है, ये खुद के लिए काम करता है। ये क्या करता है, ये खुद के लिए काम करता है। जैसे ब्रोकर किसी बिहाफ के लिए काम करते हैं ना, जॉबर किसी के बिहाफ पे नहीं करता है, जॉबर खुद के लिए काम करता है। जॉबर को लगता है पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो क्या करता है, खुद के नाम से पर्टिकुलर स्टॉक खरीदेगा, हाई चला गया तो उसको बेच डालेगा। ठीक है, जॉबर को लगेगा पर्टिकुलर स्टॉक अभी नीचे जाने वाला है तो क्या करेगा, पर्टिकुलर स्टॉक को बेच के अपना लॉस को कवर कर देगा। समझा ये चीज़ तुम लोग को, ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, जॉबर वो खुद के लिए काम करता है। समझ गया। अब दो चीज़ें, बुल और बैर। कभी बुल को देखा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे याद रखना बुल और बैर को याद करने का सबसे बेस्ट वे, कभी भी याद रखना, बुल जो है ना, बुल बुल अपने सामने वाला जो शिकारी रहता है ना, शिकारी, उसको कैसे मारता है, समझा ये चीज़, बुल कैसे मारता है, उठा के मारता है। तो याद रखना जब मैं बुल की बात करता हूँ तो बुल मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। समझा ये चीज़, बुल कभी भी कैसा ऐसा मारता है ना, तो इसका मतलब क्या, मार्केट हमेशा ऊपर जाने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, तेज़ी वाला। उसको क्या बोलते हैं, तेज़ी वाला। अब बैर का मतलब क्या, बैर को देखा है, बैर अपने शिकार को कैसा है, ऐसे मारता है, बराबर है। बैर अपने शिकार जो रहता है, शिकार को नीचे गिरा के मारता है। तो जब मैं ये पोजीशन कर रहा हूँ तो मार्केट क्या है, नीचे जाने वाला, डाउनवर्ड ट्रेंड, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदी वाला। बुल, बैर, समझ गया ये चीज़ तुम लोग को, कभी भी याद रखना। बुल अपना शिकार कैसे करता है वो याद रखो तो तुम लोग को ट्रेंड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टैग का मतलब क्या है, स्टैग, स्टैग का मतलब क्या है, ये ऐसे लोग रहते हैं जो आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं।
या फिर प्राइमरी मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं और सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या हो गया ना पता, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब ये होता है जब कंपनी की सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम, कंपनीज की सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या है, पब्लिक फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज खरीदता है। तो क्यों होता है, वो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू होता है, मतलब कंपनीज ने सिक्योरिटीज बेची, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स ने परचेस कर ली, इन्वेस्टर ने क्या कर ली, परचेस कर ली। दिस इज एन फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फिर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर जब वो शिफ्ट होते रहता है ना, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। पहला व्हेन द कंपनी सेल्स इज सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स, टू द इन्वेस्टर, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। एंड व्हेन द सेम सिक्योरिटीज बीन सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर and another investor to another investor, that is known as secondary market। समझा ये चीज। तो ये स्टैग वाले बंदे लोग क्या करते हैं ना, कंपनी से सिक्योरिटी परचेस कर लेते हैं आईपीओ में, ठीक है, आईपीओ में उनको सिक्योरिटीज मिल गई, जैसे ही प्राइस ऊपर चला गया ये इनको सेल करके निकल जाते हैं। इनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहता। इन लोग सिर्फ क्या ड्रीम करते हैं, भाई मेरे पास सिक्योरिटी आएगा उस दिन, जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हो, जिस दिन ये जैसे ही लिस्ट हुई, जैसे ही लिस्ट होने के बाद मैं इसको सेल ऑफ करके मैं निकल जाऊंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट हो कि 10 रुपये का, मैं प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। स्टैक क्या करता है, ये कंपनी से सिक्योरिटी परचेस करता है आईपीओ के टाइम पे और ये सेल कर देता है सेकेंडरी मार्केट में। क्या कर देता है, सेल कर देता है सेकेंडरी मार्केट और अपना मुनाफा निकाल के, मुनाफा लेके चला जाता है। ये चीज़ समझ गया तुमको। स्टैक मतलब क्या है, हु बाइज फ्रॉम प्राइमरी मार्केट एंड सेल्स इनटू द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लेम डक। लेम मतलब समझो, ये बंदा कौन है ना, ये बंदा शाना है, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा शाना समझने वाला बंदा है। ये सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पता चला मार्केट नीचे आ गया, ये सोचा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट चला गया ऊपर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, ये अपना लॉसेस बढ़ा देता है, ये अपना क्या कर देता है, लॉसेस बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल आज मान लो शेयर था 10 रुपये का, ठीक है, ये लेम को क्या लगा कि 8 रुपये जाएगा, तो बंदे ने क्या किया, 10 रुपये पे सिक्योरिटीज़ को बेच डाला और पता चला कि 8 रुपये के बदले सिक्योरिटीज़ का भाव हो गया 15 रुपया। तो क्या किया ये बंदे ने, 10 रुपये पे बेच डाला, 5 रुपये का नुकसान कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही उल्टा, इसको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसने 10 रुपये की सिक्योरिटीज़ को ना होल्ड करके रखा, 10 रुपये की सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखा और अब पता चला कि मार्केट 8 रुपये पे चला गया, 2 रुपये का लॉस। समझा, ये बंदा ऐसा है कि इसका जो एजम्पशन है, इसका जो एजम्पशन हमेशा रॉन्ग होता है, मतलब उल्टा जाता है। ये सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाता है, और ये सोचता है मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लेम डक, ठीक है। वुल्फ्स, वुल्फ्स स्मार्ट लोग हैं, इन लोग मार्केट को फटाफट एक्सपेक्ट, मतलब फंडामेंटल के बेसिस पे और मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे ना, इन लोग बता देते कि भाई शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर उन्होंने बोला, अगर उन्होंने सोच लिया कि मार्केट नीचे जाना तो मार्केट नीचे जाना। दे आर क्विक टू जज द मार्केट ट्रेंड। वुल्स आर द पर्सन हु आर क्विक टू जज द मार्केट ट्रेंड। उन लोग मार्केट ट्रेंड फंडामेंटल के बेसिस पे, बहुत सारे टाइप्स है, उसके बेसिस पे इन लोग मार्केट ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं और मार्केट ट्रेंड प्रेडिक्ट करके इन लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। उन लोग जैसे ही पता चला कि उनका ट्रेंड मटेरियलाइज होने वाला है, कि भाई बढ़ने वाला है, तो इन लोग क्या कर लेते हैं, सेल, बाय करो, सेल करो, हायर पे सेल पे निकल जाओ। अगर उनको पता चला कि मार्केट नीचे जाने वाला, तो क्या है, जितने भी उन लोग ने अभी जितना करंट रेट चला उस पर सेल करके इन लोग निकल जाते टू मिनिमाइज देयर लॉसेस। समझा ये चीज़, याद रखना। अगर ये वुल्स के बारे में पढ़ना है ना, हर्षद मेहता के बारे में पढ़ लेना। ही इज़ द बुल रनर, इज़ द बुल रनर ऑफ इंडिया। उसको बुल रनर बोलते थे, क्यों, कि वो जहाँ पे भी हाथ डालता था मार्केट हमेशा ऊपर जाता था। क्यों जाता था, वो तुम हिस्ट्री में पढ़, तुम जाके गूगल पे पढ़ लेना, तुमको पता चल जाएगा कि वो क्यों जाता था। बट ही वॉज नोन एज बुल रनर इन द मार्केट, ही वॉज नोन एज बुल रनर इन द मार्केट। तो ये वुल्स लोग क्या करते हैं, वुल्स लोग क्या है, स्मार्ट पीपल रहते हैं टू जज द ट्रेंड, टू जज द ट्रेंड। उनको पता चल जाता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब क्या होता है ना, सेटलमेंट मतलब ये रहता है कि इसमें आपको सिक्योरिटी, सेटलमेंट हमेशा याद रखना। सेटलमेंट का मतलब ये रहता है कि मान लो मैंने सिक्योरिटी परचेस की, मैंने क्या किया, सिक्योरिटी परचेस की, तो सेटलमेंट में क्या होएगा ना, कि सेटलमेंट में मेरे को वो सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में डेबिट होगी, मेरे डिमेट अकाउंट में क्या होएगी, डेबिट होगी, और मेरे को जिसने सिक्योरिटीज़ बेची है मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, मेरे को उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज़ नोन एज सेटलमेंट, दिस इज़ नोन एज सेटलमेंट, ठीक है। अभी सेटलमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं। अभी एक सेटलमेंट हो गया कि मैंने बाय किया तो मेरे को पैसा देने का और मेरे को सिक्योरिटीज आ जाएगी। अभी हो सकता है मैंने बाय सेल बाय सेल बाय सेल, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मैंने बाय भी किया, सेल भी किया, बाय भी किया, सेल भी किया, बाय भी किया, सेल भी किया। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा ना, कि जो मेरा नेट इफेक्ट बचेगा, नेट, जैसे मैंने 200 बाय किया, 180 सेल किया,
ठीक है, तो मेरे पास 20 सिक्योरिटी अभी भी बचा है। फिर वापस से मैंने 10 शेयर्स बाई किया, 20 शेयर्स मैंने बेच दिया, तो मेरे पास अभी भी 10 सिक्योरिटीज तो बचा है ना। तो जो 10 सिक्योरिटीज है ना, मेरा नेक्स्ट सेटलमेंट में चली जाएगी। वो क्या चली जाएगी? नेक्स्ट सेटलमेंट में चले, मतलब वो 10 सिक्योरिटीज मेरे अकाउंट में आएगी। 10 सिक्योरिटीज़ का मेरे को पैसा देना पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने जो प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन्स किए थे 180 और 20 शेयर्स के, वो मेरे प्रॉफिट में थे कि लॉस में थे। ये समझ गए तुम लोग? ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट अभी मैं तुम लोग को ना फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें दिखती है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे अभी कैसा है ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर ली है, मेरे को पता है तुम एक एक चीज़ें देखोगे, कल उठ के मेरे घर के बाहर ना आ जाओ तुम लोग। इसके वाला एड्रेस वैड्रेस मेरा क्लाइंट कोड वो सब मैंने छुपा के रखा हुआ है, आओगे तो नहीं, दिखते हैं फिर। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, कभी भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में ना ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्लाइंट कोड है ना, मेरा क्लाइंट कोड यहाँ पे आता है। मेरा क्लाइंट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, मेरे जैसे 100 डीलर्स, मेरे जैसे 100 इन्वेस्टर्स बैठे हुए, किसके पास? आईएफएल के पास। आईएफएल के पास मेरे जैसे 100 इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। रवि खंडेलवाल एक नहीं दो भी हो सकते हैं, ठीक है, रवि खंडेलवाल 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में उन लोग को नाम सर्च करने में कितने टाइम प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोग क्या देते हैं? क्लाइंट कोड देते थे। तो क्लाइंट कोड मेरे को क्या, मेरे को जब भी मेरा ऑर्डर प्लेस करना है, मेरे को जब भी मेरा ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं क्या, मेरे ब्रोकर को फ़ोन करूँगा, मेरे ब्रोकर को सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा? मेरा क्लाइंट कोड बोलूँगा। जैसे ही मैंने मेरा क्लाइंट कोड बोलूँगा, फिर मैं अब मेरा ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। बाय करना है कि सेल करना है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा पोर्टफोलियो जो भी रहेगा। अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, तुमको पता चल गया, मेरा पैन नंबर आएगा, नेम ऑफ द क्लाइंट आएगा, एड्रेस आएगा। अब दूसरा चीज़, कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर नोट आएगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, उसके बाद में तुम्हारे ट्रेड डेट, मतलब मैंने कौन से दिन पे ट्रेड किया था, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा, कौन से दिन पे मैंने ट्रेड किया था, ट्रेड डेट आता है। ठीक है, उसके बाद में सेटलमेंट डेट, मतलब मैंने जिस दिन ट्रेड किया है और ये सेटलमेंट कब हुआ है। याद रखना अपने इंडिया में T+2 का ये चलता है, मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ +2 डेज में मेरा जो भी मैंने ट्रेड किया हुआ है वो सेटल होना चाहिए। अगर सेटल नहीं हुआ तो वो ऑक्शन में डालता है। ठीक है, उसके बाद में BSE का सेटलमेंट नंबर क्या है, NSE का क्या है, और मेरा क्लियरिंग सेटलमेंट नंबर क्या है। ये अगर मान लो कि कल उठ के अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं बता सकता हूँ मेरे ब्रोकर को कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ में मेरा ट्रेड हुआ। अभी ट्रेड में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, मेन ऑर्डर नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही है। मेन देखो, मैंने कौन से टाइम पे ऑर्डर दिया था, मैंने कौन से टाइम पे ऑर्डर दिया था ये भी पता था, ताकि अगर मान लो कि मैंने ये टाइम पे मैंने ऑर्डर दिया था, ठीक है, मैंने क्या बाई किया था, मैंने NHPC बाई किया था 200 शेयर्स। कितने पे बाई का मैंने ऑर्डर डाला था ये, अगर मान लो गलती से अगर टाइम नहीं दिया हो, टाइम नहीं दिया हो, ठीक है, और अगर मान लो कि इन लोग ने वो 20.5 पैसे की जगह पे उन्होंने मेरे को 21 रुपीज़ लगा लिया, तो मेरे को कैसा पता चलेगा? तो ये टाइम पे मैं ट्रेस कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज पे ये शेयर्स का भाव क्या चल रहा था। ठीक है, ये मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मैंने कितने शेयर्स का ऑर्डर दिया था, 200 शेयर्स का ऑर्डर दिया था। कौन से रेट पे दिया था? 20.05 पे, 20.05। उसने उसका ब्रोकरेज बता दिया। ब्रोकरेज बताना बहुत कंपलसरी है, याद रखना, इट्स इन कंपलसरी। जो यहाँ पे भी तुमने तुम्हारा डीमैट अकाउंट खोल के रखा हुआ है, याद रखना हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में उन्होंने तुमको ब्रोकरेज कितना चार्ज किया हुआ ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स गिवन बाय सेबी। ठीक है, सेबी ने बोल के रखा हुआ है आप कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ये आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल ट्रेड वैल्यू हो गया, ये मेरा क्या हो गया? टोटल ट्रेड वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो पता चलेगा, देखो क्या है, ये मेरा ट्रेड वैल्यू था, इसने 25 रुपये मेरे से क्या किया, हम ब्रोकरेज कमाए, क्या किया, 25 रुपये इसने अपना ब्रोकरेज लिया मेरे बिहाफ पे बाय करने का। उसके बाद में मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, कितना चार्जेस है, और कुल मिला के वो मेरे से कितना मांगता है, मेरे से कितना मांगता है, 4044 रुपीज़ वो मेरे से मांगता है। मतलब अगर मान लो ये मैंने बाय का ऑर्डर दिया था, ठीक है, मैंने बाय का ऑर्डर दे दिया, सेटलमेंट जिस दिन हुआ उस दिन मेरे को उसको कितने रुपए देने के, 4044 रुपीज़ मेरे को उसको देने के। अगर मैंने 4044 रुपीज़ नहीं दिए ना, तो ये जो 200 शेयर्स है ना, मेरे से बिना पूछे ऑक्शन में डाल देगा। क्या कर देगा?
ऑक्शन में डाल देगा, सेल कर देगा, जो भी प्राइस आया वो तो ये पहले रिकवर करेगा, और जितना लेफ्ट अमाउंट है, जितना भी लेफ्ट अमाउंट है वो मेरे से रिकवर करवाएगा। वो क्या करवाएगा? मेरे से रिकवर करवाएगा। तो समझा? इसके लिए क्या हो गया? स्टेबिलिटी हो गया। अगर मान लो कि मैंने पैसा नहीं दिया, अगर मैंने मेरा पैसा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? वो सेल कर देगा, जो भी पैसा आया पहले 4044 के सामने नेट ऑफ करेगा, और जितना भी बैलेंस बचा हुआ है वो मेरे से रिकवर करवा सकता है। समझा ये चीज़ तुम लोग को? ये कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लिया तुम लोग ने? ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसा ऐसा होता है। समझा ये चीज़ तुम लोग को परफेक्टली? ठीक है, अब अपन आ जाते हैं वापस से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो तुम लोग ने देख लिया। कितने टाइम में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट देना है? विद इन 24 आवर्स। समझ गया ये चीज़ तुम लोग ने? पक्का? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो तुम लोग ने फिजिकली देख लिया, तुम लोग को अभी हर एक चीज़ याद रहेगी। क्या क्या देना जरूरी है? क्लाइंट कोड, यस। पैन नंबर, यस। नेम, यस। एड्रेस, यस। डेट ऑफ ट्रेड, डेट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट नंबर देना जरूरी है, यस। कौन से भाव पे शेयर्स खरीदा था ये बताना जरूरी है, यस। ब्रोकरेज कितना लिया था बताना जरूरी है, यस। क्वांटिटी एंड द टाइम ऑफ ट्रेड, एंड द टाइम ऑफ ट्रेड ये आपको बताना बहुत ज़रूरी। ठीक है, अभी उसके बाद में आते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट है अपना? क्या है? ट्रेडिंग रिंग। WWE का रिंग देखा है? सब लोग WWE देखते रहेंगे ना? WWE में रिंग है ना, उसके अंदर ही फाइट होता है। अगर वो बाहर चला गया, अगर वो बाहर चला गया तो रेफरी पता है 1 से लेकर 10 तक काउंट करता है। अगर वो 10 के अंदर नहीं आया तो जो रिंग के अंदर है वो बंदा जीत गया। समझे? तो अब ये ट्रेडिंग रिंग स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? पहले क्या होता था ना, पहले है ना एक हॉल में है ना सब लोग को इकट्ठा करते थे। हॉल में क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, और शेयर्स की बोली लगती थी। शेयर्स की क्या लगती थी? बोली लगती थी ट्रेडिंग रूम में, मतलब उसको बोलते थे ट्रेडिंग रूम बोलते थे। तो ट्रेडिंग रूम को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रेडिंग रिंग। मतलब ये रिंग के अंदर जितने भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को 200 शेयर्स बेचने हैं, मेरे को क्या करना है? 200 शेयर्स मेरे को बेचने हैं, तो कोई ना कोई वहाँ से कोई चिल्ला रहे भाई मेरे को खरीदना, मेरे को खरीदना है, तो वैसे वो अप्रोच करते थे। ये पहले ट्रेडिंग रिंग ऐसे होता था। पर अभी ट्रेडिंग रिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलेगा। अभी क्या हो गया? ये ट्रेडिंग रिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलेगा। कैसे चलेगा अब वो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये तुमको मैं मार्केट दिखाता हूँ। साइन आउट हो गया है। ठीक है, ये है अभी पूरा ट्रेडिंग रिंग। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग रिंग। पहले क्या होता था? ये फिजिकली होता था, अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में जैसे मान लो ONGC है, ये आपको ONGC दिख रहा है? ONGC। अभी ONGC मेरे को क्या करना है? अभी देखो इसका है ना, मेरे को हर एक चीज़ दिखेगा। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या, मार्केट अभी क्लोज डाउन हो गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेंगे, आपको फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेंगे। अगर मार्केट ऑन रहता तो आपको फ्लक्चुएशंस दिखते थे। ठीक है, अब मान लो ये मेरे को 84 पे बाय करना है, अभी मेरे को 84 पे बाय करना है, तो इधर आपको ग्रीन दिख रहा है ये मैं क्या करूँगा? ये बाय पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्या किया? बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं अभी क्या करूँगा? भाई मेरे को BSE से खरीदना है कि NSE से खरीदना है? मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में ऑर्डर लॉट रेगुलर स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली आ जाएगा, मेरे को कितने प्राइस पे खरीदना है और मेरे को कौन सी क्वांटिटी खरीदने का है। तो ये क्या हो गया कि भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को बाय तो करना है, मैं बाय का ऑर्डर तो डाल रहा हूँ, पर मेरे को ये नहीं पता है कि सेलर कौन है, सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, सेलर कहाँ पे भी बैठा हुआ रह सकता है। मेरे को मेरे बाय ऑर्डर से मतलब है, मैंने बाय का ऑर्डर डाल दिया। मैंने जैसे ही मेरे बाय का ऑर्डर डाला, मेरे अगर पर्टिकुलर प्राइस पे अगर कोई सेलर विलिंगली सेल करना चाहता है, वो आएगा और बेच के निकल जाएगा। मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो सामने वाला कौन है, मेरे को उसका नाम तक पता नहीं चलेगा। पर ट्रेडिंग फ्लोर जब था ना, ट्रेडिंग फ्लोर में मैं उसको फेस टू फेस देखता था। मैं उसको क्या करता था? मैं उसको फेस टू फेस देखता था कि भाई ये बंदा मेरा खड़ा है। ठीक है, मेरे को नाम नहीं पता रहेगा वो बात अलग है, पर मैं देखने तो मिलता था कि ये भाई किसने परचेस किया हुआ है। पर जब से इलेक्ट्रॉनिकल फ्लोर आया हुआ ना, तब से पता ही नहीं चलता है कि भाई सामने वाला कौन है। समझा ये चीज़? वैसे ही अगर मेरे को सेल करना है, अगर मेरे को सेल करना है तो देखो यहाँ पे ग्रीन के बाजू में, ये देखो यहाँ पे सेल में रेड है। समझा ये चीज़? ये जितने भी ये स्टॉक्स के नाम है, ये यहाँ पे सब चेंजेस दिखाता है। देखो ऑफर, आपको ये देखो लास्ट प्राइस दिखाएगा, चेंज दिखाएगा, बिड क्वांटिटी, ऑफर्स, हाई, ये लो, ये सब हर एक चीज़ आपको दिखाएगा। समझा ये चीज़ आपको? ये है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है कि एक्चुअली ट्रेडिंग फ्लोर आज की तारीख में कैसा दिखता है।
इसके लिए मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या करूँगा, मेरे डीमैट अकाउंट में मैं लॉगिन करूँगा, मैं देखूंगा कि कौन से शेयर्स का क्या चल रहा है, मेरे को ख़रीदना है वो मैं ख़रीदूंगा, और जो मेरे होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, जैसे मेरे होल्डिंग्स में जो भी पड़े हुए हैं, ये जैसे अभी ये शेयर्स है, ये सब जो मेरे, ये सब मेरे जो होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, सेल ऑफ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। क्या मैं वो स्टॉक को बेच सकता हूँ जो मेरे पास नहीं है? हाँ मैं बेच सकता हूँ, पर सेटलमेंट के पहले मेरे को ख़रीद के उसको सामने को डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मेरे को क्या है, ये सब को मैं कभी भी बेच सकता हूँ क्योंकि ये मेरे होल्डिंग्स में पड़े हुए। समझा ये चीज़? भाव भाव मैं को दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को दिख गया कि ट्रेडिंग फ्लोर कैसा दिखता है। पहले फिजिकली होता था, अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। मतलब तुमको ये चीज़ भी समझ गई। तो तुम लोग को ट्रेडिंग रिंग दिख गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दिया, ट्रेडिंग रिंग भी दिखा दिया। अब इनसाइडर ट्रेडिंग, अभी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, मेरे पास, मतलब मान लो गिने चुने लोगों के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड जिसकी वजह से पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। क्या हो सकता है, आइदर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो कुछ लोग अगर ट्रेड करते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। कभी भी याद रखना, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब हो सकता है इंफॉर्मेशन की वजह से शेयर्स ऊपर भी चले जाए या फिर नीचे भी आ जाए। वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक के पास नहीं है पर गिने चुने कुछ लोगों के पास है, और अगर उन लोग वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर ट्रेड करते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एन जनरल पब्लिक। ठीक है, क्या ये लीगल है इंडिया में? इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया। इनसाइडर ट्रेडिंग जो भी करता है उसको पेनल्टी अच्छी खासी भरनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ तुमको समझ गया। अभी डे ट्रेड मतलब मैंने एक पर्टिकुलर दिन पे, मतलब जैसे आज फ्राइडे था, आज मार्केट डाउन था, पर्टिकुलर दिन पे मैंने बाय और सेल किया है। मतलब मैंने जो स्टॉक, जितने स्टॉक मैंने खरीदे थे उतने के उतने स्टॉक मैंने उसी दिन पे बेच डाले हैं, उसी दिन पे मैंने बेच डाले हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डे ट्रेडिंग। इसको पर्टिकुलरली इसको इंट्राडे भी बोलते हैं, मतलब बिफोर द मार्केट आज क्लोज मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, अगर मैंने शेयर्स बाय किए थे तो मैं सेल कर दूंगा, मैं अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। समझ गए ये चीज़? मतलब ऑन अ सेम डे व्हेन द सेम स्क्रिप्ट इज एंड सोल्ड ऑफ बॉट एंड सोल्ड ऑफ ऑन द सेम डे, इट इज नोन एज डे ट्रेड। समझिए चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडे बोलते हैं। सेंसेक्स का मतलब क्या है? सेंसेक्स का मतलब ये है, याद रखना, सेंसेक्स ये इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है जो मेरे को बताता है कि टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज आर डूइंग गुड और बैड। अगर मान लो 30 की 30 कंपनी अच्छी कर रही है ना तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर 30 की 30 कंपनी बुरी कर रही है तो मार्केट नीचे आएगा। हो सकता है ऑन एन एवरेज वो 15 अच्छी कर रही है, 15 बुरी कर रही है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ही फ्लक्चुएट करे। पर ये 30 की 30 कंपनी जब एक साथ बुरा करती है ना, एक साथ बुरा करती है, मतलब मार्केट में अगर मान लो कि मार्केट में कुछ ऐसी खबर पड़ गई कि 30 की 30 कंपनी के साथ कुछ होने वाला है, जैसे कोरोना में अभी तो काफ़ी मार्केट अच्छा चल रहा है। पहले जब स्टार्टिंग में तो मार्केट क्रैश भी हो रहे थे, मार्केट क्रैशेस भी हो रहे थे। तो ये 30 कंपनी के बेसिस पे पता चलता है कि मेरा जो सेंसेक्स है वो ऊपर गया कि नीचे गया। 30 कंपनी ने अगर एक साथ बेटर परफॉर्म किया, मार्केट सीधा ऊपर। 30 कंपनी ने एक साथ अगर बेटर परफॉर्म नहीं किया, मार्केट नीचे। सेंसेक्स किस पे बेस्ड है, इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है, 30 लिस्टेड कंपनी। और वैसे ही निफ्टी किसका है, 50 लिस्टेड कंपनी। सेंसेक्स इज फॉर 30 लिस्टेड कंपनी या निफ्टी इज फॉर 50 लिस्टेड कंपनी। समझा ये चीज़ तुम लोग को? उसके बाद में रैली का मतलब क्या है, रैली का मतलब ये है, रैली में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में, 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर तुमको एग्जाम्पल चाहिए ना,
एग्जाम्पल नहीं देता, तुम लोग जाके तुम लोग कुछ और भलता ही तुम लोग देख लोगे, जान दो। और तुम लोग को एग्जाम्पल किसी दिन मैं बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को बता दूंगा। अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैली। रैली मतलब क्या है, ये अपवर्ड की रैली है। अगर तुम लोग को तो भी अगर एग्जाम्पल चाहिए तो तुम लोग देखना है, तो तुम लोग इसका तुम लोग एग्जाम्पल देख सकते। एक मिनट, तुम लोग को एग्जाम्पल देना है तो ये दो स्टॉक को तुम लोग देख लेना। ये दो स्टॉक से तुम लोग को पता चलेगा, एक तो रुचि सोया है और बिलकेयर है। ये तुम लोग देखोगे तो लास्ट 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में तुम लोग देखोगे ना, ऊपर 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 ही जा रहा है। रोज का रोज सर्किट लगता है, रोज का रोज क्या लगता है, सर्किट लगता है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा। ये कब नीचे आएगा फिर पता नहीं है, और जिस दिन नीचे आएगा उस दिन देखा जाएगा फिर, ठीक है। रैली मतलब क्या है, 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। ये चीज़ समझा। क्रैश का मतलब क्या है, क्रैश का मतलब उल्टा। क्रैश का मतलब ये हो गया कि अब ये पर्टिकुलरली जो शेयर्स है, पर्टिकुलर शेयर्स है ना, नीचे ही जा रहा है, 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 तो क्रैश होता है। उसको क्या बोलते हैं, क्रैश। मतलब क्या है, ये कंपनी का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेडिंग सेशंस पे डिपेंड है, नहीं, इसका कोई ट्रेडिंग सेशंस पे डिपेंड नहीं है। शेयर्स नीचे गया तो समझ जाने का कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्रैश हो गई है। पर रैली में मेरे को क्या देखना पड़ता है, 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस। रैली में मेरे को क्या देखना है, 14 टू 20 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, तब जाके मैं उसको क्या बोलूँगा, रैली है ये इसकी। समझा ये चीज़ तुम लोग को पक्का, ठीक है। क्रैश तुमको समझ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे मार्केट में जितनी भी शेयर्स अवेलेबल है, मार्केट में जितने भी शेयर्स अवेलेबल है, मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। देखो करंट मार्केट प्राइस देखना तुमको, ये दिख रहा है 84.50, दिस इज एन करंट मार्केट प्राइस। किसका ये, ONGC का। किसका ये, ONGC का। क्या 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 प्राइस है, 84.15। तो 84.15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट मतलब जितने भी मेरे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जितने भी शेयर्स मेरे आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो इशूड हो चुके हैं, जो इशूड हो चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, ये मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मेरे ब्रोकर को। किसको दे रहा हूँ, ब्रोकर को। जॉबर को तो मैं इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकता, क्योंकि जॉबर अपने खुद के दम पे करता सब कुछ। ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो मैं अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आइदर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, आइदर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज एट अ सर्टन प्राइस, एट अ सर्टन प्राइस। मतलब वो प्राइस पे अगर वो टच हुआ तो ही तू उसको बेचना, तो या फिर तू उसको खरीदना। मतलब अगर मान लो मैंने बोला मेरा 84, जैसे मान लो कि आज की तारीख में 80 रुपीज़ में मार्केट खुला, 80 रुपीज़ पे अगर पर्टिकुलर कोई स्टॉक खुला है और मेरे को लगता है कि 84 पे जाएगा, 84 पे जाएगा, तो मैं मेरे ब्रोकर को फ़ोन करके बोलूँगा प्लीज़ प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सेल एट 84 रुपीज़ ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। अगर वो 84 पे गया तो वो बिकेगा, अगर वो 84 पे नहीं गया तो वो बिकेगा ही नहीं। हो समझा ये चीज़। इसमें क्या हो गया कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर सिक्योरिटीज कितने में। याद रखना, बाय और सेल जब तुम करते हो ना, जब तुम लोग बाय और सेल करते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहता है, आइदर एट मार्केट प्राइस, मतलब मैंने जिस टाइम पे ऑर्डर पंच किया जो भी प्राइस है सामने उस पर बिक जाएगा, या फिर मैं अपना खुद का प्राइस डिसाइड करूँगा, या फिर मैं अपना खुद का प्राइस डिसाइड करूँगा कि मेरा पर्टिकुलर स्टॉक इतने पे ही जाना चाहिए, पर्टिकुलर स्टॉक इतने पे ही जाना चाहिए। अगर उतने पे नहीं गया तो स्टॉक मेरे पास ही रहेगा। अगर मेरे को बाय करना है कि मेरे को पर्टिकुलर इतने वैल्यू पे बाय करना है, अगर वो उतने पे वैल्यू पे नहीं आया तो मेरे को स्टॉक नहीं मिलेगा। समझा ये चीज़ तुम लोग को, बराबर है। तो इसमें तुम लोगों ने अगर फटाफट देखना ना, ब्रोकर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे करता है, जॉबर खुद करता है। बुल मार्केट अप, बेयर मार्केट डाउन। स्टैग मतलब क्या है, द पर्सन हु बाइज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड सेल्स इन टू द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद में कौन है, स्टैग। स्टैग तो समझ गया। लेम डक मतलब क्या है, जिसके जो भी एजम्पशन है वो हमेशा गलत होते हैं। वो सोचता ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाता है, वो सोचता मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाता है। वुल्स का मतलब क्या है, वुल्स का मतलब ये है, इन लोग ऐसे लोग हैं, दे आर स्मार्ट पीपल्स हु क्विकली जज द ट्रेंड इन द मार्केट। उनको पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सेटलमेंट मतलब क्या है, मेरे स्क्रिप्ट का सेटलमेंट होगा। मेरे को आइदर
स्क्रिप्ट में अगर बाई किया हुआ है तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, और अगर मैंने सेल किया तो मेरे को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट नोट, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, क्या क्या मेरे को डिस्क्रिप्शंस देने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे को बतानी पड़ती है, मेरा कमीशन कितना है क्या नहीं है, वो मेरे को वो हर एक चीज़ मेरे को वहाँ पे बतानी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। ट्रेडिंग रिंग पहले क्या था, पहले फिजिकली ट्रेडिंग फ्लोर होता था, अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या, मेरे को मेरा बायर कौन है या फिर सेलर कौन है पता चलेगा? नहीं, मेरे को नहीं पता चलेगा। मेरे को मेरे किससे मतलब है, स्क्रिप्ट से मतलब है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक्सेस टू एन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आइदर स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है पर मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या ये लीगल है इंडिया में? नहीं, ये लीगल नहीं है। उसके बाद में क्या है, डे ट्रेडिंग का मैं मतलब क्या, मैं आपको इंट्राडे बोला था, ऑन द सेम डे द शेयर्स विच आई हैव बॉट आई सेल इट बिफोर द मार्केट क्लोज, उसको क्या बोलते हैं, डे ट्रेडिंग। सेंसेक्स मतलब क्या है, ये it represents the price index of top 30 listed companies in BSE and top 50 listed companies in Nifty, ठीक है। ये चीज आपको समझ गया। उसके बाद में रैली का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो 14 to 20 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड मार रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैली। 14 to 20 ट्रेडिंग सेशंस हमेशा याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, रैली। क्रैश का मतलब क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड, कल ऊपर था आज गिर गया, आज तो वो आज क्रैश हो गया, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, इट इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, मैं मेरे ब्रोकर को क्या दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आइदर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेज अ सर्टेन प्राइस, समझा ये चीज तुमको? आज तो अपन ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये समझ गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फटाफट, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ बाय और सेल हो सकती है। कौन सी? सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इंटरमीडिएट है, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। क्या ये सेफ और स्टेबल है? यस, इट इज़ सेफ एंड स्टेबल, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सबसे ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। कब बना था, 1571 में। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, बीएसई है, जो कब हुआ था, 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। सिक्योरिटीज़ में क्या सिर्फ मैं इक्विटी शेयर्स कर सकता हूँ? नहीं, सिक्योरिटीज़ में मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। कौन सा, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जीसेक सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स। समझा ये चीज़? तो हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। दो चीज़ें अपन ने पढ़ी, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और उसके हमने टर्म्स जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है वो है, ठीक है। एक बार आप देख लेना, अगर कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन टेल अस, ठीक है। चलो, दैट्स फॉर द डे।